हाँ, लिखना है बेटा। ध्यान दो बेटा। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक एक्सप्लांट से अगर मुझे थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं, वो मेथड क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की कोई इंडस्ट्री लगा रखी है और हमारे पास में एक ऑर्डर आया किसी किसान का, किसी फार्मर का, कि हमको 1000 पोटैटो प्लांट्स चाहिए। ठीक है। तो 1000 पोटैटो प्लांट्स कम टाइम में हम कैसे प्रोड्यूस करके उसको प्रोवाइड करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। तो 1000 पोटैटो प्लांट्स बनाने के लिए मुझे 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल चाहिए। अब 1000 मेरिस्टेमेटिक सेल बनाने के हमारे पास में दो मेथड हैं, जो पिछले क्लास में डिस्कस किया। हम एक्सप्लांट को या तो लिक्विड कल्चर मीडिया में रखें और लिक्विड कल्चर मीडिया में रख के सेल सस्पेंशन कल्चर कर लें, तो उस सेल सस्पेंशन कल्चर में हमको, ठीक है, सेल्स मिल जाएंगी और हम जितनी सेल चाहे उतनी सेल वहां बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम सॉलिड अगार मीडिया बना लें और सॉलिड अगार मीडिया पे अगर एक्सप्लांट को रखेंगे तो कैलस बनेगा। तो कैलस से भी हम नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी सेल चाहे उतनी सेल। ठीक है। तो हमको, हमने पिछले क्लास में जो दोनों मेथड डिस्कस किया, सेल सस्पेंशन कल्चर या कैलस कल्चर, उसका एम होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना। हम मेरिस्टेमेटिक सेल के नंबर को कैलस कल्चर करके इंक्रीज कर सकते हैं या फिर सेल सस्पेंशन कल्चर करके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक। अब हमारे पास में एनफ सेल आ गई हैं। अब उस सेल से पूरा प्लांट कैसे बनेगा, ठीक है, दैट मींस माइक्रो प्रोपोगेशन कैसे होगा, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान सुनना बेटा। यहाँ पे हमने सेल सस्पेंशन किया, ठीक है, और वहां पे जो फ्लास्क था उससे सेल निकाल लिया, या फिर हमने कैलस कल्चर किया और उस कैलस से सेल आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ये सेल आ गई। अब हमने ये सेल ऑप्टेन कर लिया, तो ये सेल हम यहां से भी ऑप्टेन कर सकते हैं, यहां से भी ऑप्टेन कर सकते हैं। अब इस एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट तैयार करना है। ठीक है। तो सिंगल सेल से पूरा प्लांट हम तैयार कर रहे हैं, ये मेथड माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाएगा। अब माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, या हम रीजनरेशन कहें कि पूरा प्लांट रीजनरेट कर रहे हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है। तो दो तरीके से माइक्रो प्रोपोगेशन हो सकता है। पहला ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अब पहले ऑर्गेनोजेनेसिस से इस सिंगल प्लांट सेल से पूरा प्लांट कैसे तैयार होगा, इसको देखते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में हम एक एक ऑर्गन डेवलप करते हैं प्लांट्स के। और ऑर्गन क्या हो गया, सूट और रूट। हम एक बार सूट का डेवलपमेंट कराते हैं, फिर हम रूट का डेवलपमेंट कराते हैं। सूट रूट दोनों डेवलप हो गया, पूरा प्लांटलेट तैयार हो जाता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। इस कल्चर मीडिया में हमने डाला BAP, बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। ठीक है, क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डाला। एक्चुअल में इसमें ऑक्सीन भी है, ठीक है, लेकिन ये साइटोकाइनिन रिच मीडिया है, यानी साइटोकाइनिन ज्यादा है। तो यहां पे कंडीशन क्या होगा कि साइटोकाइनिन इज ग्रेटर देन ऑक्सीन। ऑक्सीन कम होगा, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा। अब ऐसा एक मीडिया बनाएंगे और इस मीडिया पे हम अपने इस प्लांट सेल को ट्रांसफर कर देंगे। जब हम प्लांट सेल को साइटोकाइनिन रिच मीडिया पे रखते हैं तो ये प्लांट सेल यहां डिवाइड होती है और इस मीडिया पे डिवाइड होके, डिफरेंशिएट होके, ठीक है, ये सूट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो याद रखना हमेशा कि अगर साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सीन कम होगा मीडिया में, और हम उस पे सेल को ट्रांसफर करेंगे तो ये सेल क्या बनाएगी, सूट बनाएगी। तो सूट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको इस सूट से रूट बनाना है। ऑर्गेनोजेनेसिस में ध्यान रखना है, हमेशा पहले सूट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सूट बन जाएगा तो प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने पहले सूट फॉर्म किया। अब हमको रूट बनाना है। रूट बनाने के लिए
हम एक दूसरा कल्चर मीडिया बनाएंगे। ठीक है, दूसरा कल्चर मीडिया बनाएंगे। इस कल्चर मीडिया में नेप्थलीन एस्टिक एसिड यानी ऑक्सीन, क्या है, ऑक्सीन, ऑक्सीन ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहां पे ऑक्सीन का कंसंट्रेशन ज्यादा, साइटोकाइन का कम होगा। और हम इस प्लांट को, इस सूट को हम ट्रांसफर कर देंगे इस मीडिया पे। तो यहां से उठा के हम इस मीडिया पे ट्रांसफर करेंगे। और जब इस मीडिया पे ट्रांसफर करते हैं तो इस सूट के साथ रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, रूटिंग हो जाती है। तो सूट के साथ हम रूट बना दिया, ठीक है। और जब सूट और रूट दोनों बन गया, क्या बन गया, प्लांट। इस तरीके से याद करो, सेल सस्पेंशन वाले फ्लास्क में हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ सेल थी, और हमने हर एक सेल से पूरा एक प्लांट बना लिया। तो हम हर एक सेल को अलग अलग, ठीक है, कल्चर ट्यूब में रख के हम एक एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास में जितना प्लांट चाहे उतना प्लांट हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ प्लांट बनाने का कि हम सूट और रूट बना के प्लांट डेवलप कर लें। ठीक है, दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो इसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये सोमैटिक एम्ब्रियो क्या है, एक बार इसको समझें। हम जब भी किसी सीड को देखते हैं तो इस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, और जब हम सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में एम्ब्रियो जर्मिनेट हो रहा है। ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है और यहां से प्लीम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लीम्यूल सूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुआ था। याद करो, आपने पढ़ा था अभी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, जाइगोट बना था, ठीक है, फिर सीड बना था, और सीड के अंदर वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था। तो ये एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, इसलिए हम इसको जनरेटिव एम्ब्रियो कहते हैं। ये जनरेटिव एम्ब्रियो है, जर्मिनल एम्ब्रियो है। ठीक है, हमको क्या करना है, सोमैटिक सेल से, ये सोमैटिक सेल है, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम सोमैटिक सेल से भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो एम्ब्रियो जो सोमैटिक सेल से विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर बनेगा, उसको हम सोमैटिक एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो। तो हम सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए, ठीक है, हमको पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं सीधे एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे फिर से हम एक कल्चर मीडिया बनाते हैं। इस कल्चर मीडिया पे हम अपने सिंगल सेल को रखते हैं। ये सिंगल सेल कई स्टेप में, यहां पे कई स्टेप का प्रोसेस होता है, और डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, और डिवाइड और डिफरेंशिएट होके एक सोमैटिक एम्ब्रियो यहां पे फॉर्म हो जाता है। और सोमैटिक एम्ब्रियो आप देखोगे ऐसे टॉर्पीडो शेप्ड होगा, तो टॉर्पीडो शेप सोमैटिक एम्ब्रियो बन जाएगा। ये सोमैटिक एम्ब्रियो है। अब इस सोमैटिक एम्ब्रियो को जैसे आप सीड को जर्मिनेट करके प्लांट बनाते हो, ठीक है, ठीक वैसे ही हम इस सोमैटिक एम्ब्रियो को जर्मिनेट करेंगे। और जब इसका जर्मिनेशन होगा तो यहां से सूट और यहां से रूट का फॉर्मेशन होगा, और सूट रूट बनेगा, पूरा प्लांट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कई स्टेप होते हैं, अलग अलग हार्मोन यूज करते हैं, वो हमको नहीं पढ़ना है, फिर भी एक बार बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम इसको पहली बार इस सेल को रखते हैं तो यहां पे हम ऑक्सीजन रिच मीडिया रखते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा होता है 2,4-D। ठीक है, तो ये सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड होके पहले ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, फिर 16 सेल, 16 सेल का एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। एम्ब्रियो पढ़ा होगा ना, उसमें भी आपने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देखा होगा, वैसा एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। जब 16 सेल का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर हम इस एम्ब्रियो को यहां से उठाते हैं और एक दूसरा मीडिया बना के उस पर ट्रांसफर करते हैं। उस मीडिया में साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड ज्यादा होता है। एब्सिसिक एसिड क्यों, क्योंकि याद करो सीड को मैच्योरेशन सीड मैच्योरेशन कराने के लिए प्लांट फ्यूजन पर आपने एब्सिसिक एसिड रोल प्ले करता है। तो यहां पे भी उस एम्ब्रियो को मैच्योर कराने के लिए एब्सिसिक एसिड देना पड़ता है। तो जब हम उस पे उसको ट्रांसफर करते हैं तो फिर पहले हार्ट से भी स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो टॉर्पीडो से भी स्ट्रक्चर बनता है, और यही टॉर्पीडो से भी स्ट्रक्चर सोमैटिक एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, तो हमको अब यहाँ के हार्मोन्स नहीं पढ़ने, बस अब याद रखो कि यहां पे भी हम एक बार साइटोकाइनिन ऑक्सीजन यूज करते हैं, फिर साइटोकाइन और साथ में एब्सिसिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा, आपको बस डेफिनेशन याद रखना है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। सोमैटिक सेल से सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, और इसको हम जर्मिनेट करके पूरा प्लांट बना सकते हैं। अब सुनना बेटा, अगर हमने, ठीक है, 1000 सेल लिया तो हमारे पास में 1000 सोमैटिक एम्ब्रियो बन जाएगा। जर्मिनेट करेंगे 1000 प्लांट आ जाएगा। तो हम जितना प्लांट चाहे उतना प्लांट कम टाइम में बना सकते हैं। अब सुनना, ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये सभी प्लांट एक ही टाइप के सेल से बन रहे हैं ना, तो ये सारे प्लांट
आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो क्लोन होंगे, ठीक है, इनको तो ये क्या हो गए, सोमा क्लोन। अब सुनना बेटा, ठीक है, इसी को कहते हैं रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन। रैपिडली यानी तेजी से क्लोन बनाना, ठीक है, तो ये रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन का भी मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम, ठीक है, पोटैटो के क्लोन्स बनाते हैं यानी प्लांट्स बनाते हैं, हम शुगर केन के प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, हम प्लांट्स यहाँ पे इसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन का मेथड हो गया, और इस तरीके से हमने प्लांट बनाया। लेकिन सुनना, ये जो प्लांट बनाया, ये प्लांट आर्टिफिशियल कंडीशन बनाया। इसको जितना था उतनी लाइट प्रोवाइड की, ठीक है, जितना न्यूट्रिशन चाहिए था उतना न्यूट्रिशन दिया, टेम्परेचर दिया, कभी इसने हार्श कंडीशन नहीं दिया। तो अगर मैं इस प्लांट को, ठीक है, डायरेक्ट फील्ड में भेज दूं, यानी अब किसान को दे दूं, और किसान ले जाकर डायरेक्ट फील्ड में लगाएगा, ये प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसने कभी भी हार्श कंडीशन नहीं देखा, ये एडॉप्ट। तो हम लैब में बनाने के बाद फिर उस लैब के पास में ग्रीन हाउस होता है, हम पहले इसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करते हैं, और वहां पे धीरे धीरे इसको एडवर्स कंडीशन देते हैं, इसको एक्लेमेटाइज्ड करते हैं, कहने का मतलब इसको एडॉप्ट कराते हैं, ठीक है। और जब ये एडॉप्ट हो जाता है तब जाके इसको फील्ड में स्टेब्लिश करने के लिए भेजते हैं, और इस प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं। यानी हम इसको हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, पहले सॉफ्ट कंडीशन में था, अब हम इसको हार्ड कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हार्डनिंग करा के तब किसान को देते हैं। इस तरीके से हम प्लांट बनाते हैं। तो हम, हमारे पास में प्लांट बनाने के ये दो मेथड हैं। हम कोई भी एक्सप्लांट लेके इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके प्लांट बना सकते हैं। चाहे हम सूट रूट बना के प्लांट बनाएं, चाहे हम सोमेटिक एम्ब्रियो बना लें और उसको जर्मिनेट करा के प्लांट का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, बस दो चीजें बाकी हैं यहाँ पे, ध्यान सुनना बेटा। पहला, सोमेटिक हमको पढ़ना है मेरिस्टेम कल्चर, और दूसरा पढ़ना है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। देखो, अगर एक्सप्लांट जो हमने लिया था पिछले डायग्राम में, वो एक्सप्लांट अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। और अगर हमारा एक्सप्लांट प्रोटोप्लास्ट है, तो यही मेथड क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। यानी हम एक्सप्लांट चेंज करेंगे तो कल्चर का नाम चेंज हो जाएगा। और भी होते हैं, अगर एक्सप्लांट हम एम्ब्रियो लेते हैं, किसी सीड से एम्ब्रियो निकाल के एक्सप्लांट के फॉर्म में लेते हैं, तो एम्ब्रियो कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट एंथर ले लेते हैं, एंथर, तो वो क्या हो जाएगा, एंथर कल्चर। अब सुनना, एंथर जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन होता है, और पॉलन ग्रेन में हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो अगर मैं हैप्लॉइड सेल एज ए एक्सप्लांट लेता हूं, ठीक है, तो हमारा जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। तो एंथर कल्चर जब करते हैं तो हमको हैप्लॉइड प्लांट मिलता है, और बाकी जो भी कल्चर करेंगे उससे हमको क्या मिलेगा, डिप्लॉयड प्लांट मिलेगा। तो अलग अलग एक्सप्लांट के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और हमको ये सारे एक्सप्लांट नहीं यूज करने हैं, हमको बस दो की बात करनी है, मेरिस्टेम कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, तो हम उसकी बात करेंगे। बात समझ गए, लिख लो।
ध्यान दे बेटा एक बार। टाइप ऑफ कल्चर, दो कल्चर जो हमको पढ़ना है उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला है मेरिस्टेम कल्चर, दूसरा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर की बात करते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे, हमने प्रोसीजर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। बस एप्लीकेशन की बात करनी है। अगर हमारा एक्स प्लांट एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम है, हम क्या करें, पिछले क्लास में जो हमने एक्सप्लांट लिया था सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए या कैलस कल्चर के लिए, वो एक्सप्लांट हम किसी प्लांट का मेरिस्टेमेटिक सेल लें, एपिकल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे अगर हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो किसी भी प्लांट के एपिकल पार्ट पे हमको हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम होता है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जिनके पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है, सेल वॉल थिन होता है, साइटोप्लाज्म थिक होता है, ठीक है, सेंट्रल लार्ज लार्ज हमारा न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल नहीं होता है, या होता है तो बहुत ही कम होता है और इस साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो ये सेल मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाती हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन नहीं बना होता है, ठीक है। अब सुनना बेटा, हम क्या करें, इसको कट करके निकाल लें और इससे हम सस्पेंशन बना लें या कैलस बना लें, और फिर उससे सेल लेके हम प्लांट बना रहे हैं, तो ये मेरिस्टेम कल्चर हो जाएगा। कुल मिला के प्रोसीजर यही है, टेक्निक यही है। बस एक्सप्लांट हमारा क्या होना चाहिए, मेरिस्टेम। अगर हम मेरिस्टेम यूज करके, ठीक है, हम ये प्लांट तैयार कर रहे हैं तो वही मेरिस्टेम कल्चर कहलाएगा। पूरा प्रोसीजर यही रहेगा प्लांट बनाने का, ठीक है। हाँ, अब ये बात है कि अगर हम मेरिस्टेम यूज करेंगे तो सेल क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो जो भी प्लांट बनेगा वो सारा क्या होगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड प्लांट मिलेगा, नॉर्मल जो प्लांट हमारा होता है, ठीक है। तो एक तो हम एपिकल मेरिस्टेम ले सकते हैं, दूसरा यहाँ एक्सिल जो होता है, यहाँ पे भी तो मेरिस्टेम पाया जाता है, इनको एक्सिलरी मेरिस्टेम कहते हैं। हम एक्सिलरी मेरिस्टेम ले सकते हैं। हालांकि प्लांट में और भी मेरिस्टेम होते हैं, जैसे इंटरकैलरी होता है, लेटरल होता है, मार्जिनल होता है, बट उनको आइसोलेट करना प्लांट से उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये हम आसानी से किसी भी प्लांट से निकाल सकते हैं। तो अगर हम एपिकल या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम ले रहे हैं, ठीक है, और हम प्लांट बना रहे हैं, तो वही मेरिस्टेम कल्चर कहलाएगा। अब एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, हम ये क्यों यूज करते हैं, तो दो एप्लीकेशन, मैंने चार लिखा, चार में से दो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। पहला प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी, पहला रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन, ठीक है, रैपिडली किसी प्लांट का क्लोन बनाना। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे पोटैटो के प्लांट्स का ऑर्डर आया कि 1000 पोटैटो प्लांट चाहिए, तो मैंने तेजी से 1000 पोटैटो प्लांट बनाए। वो सभी पोटैटो प्लांट क्या थे, क्लोन थे, और हमने रैपिडली प्रोपोगेट किया। प्रोपोगेट करने का मतलब फॉर्म करना, मल्टीप्लाई कराना। हमने रैपिडली उनको मल्टीप्लाई कराया, उनका फॉर्मेशन किया, इसी को रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन कहा जाता है। तो अगर मैं परमानेंट सेल कोई लेता बेटा, तो मुझे उसको रीडिफ्रेंशिएट कराना पड़ता, ठीक है, सॉरी, डी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, फिर रीडिफ्रेंशिएट करना पड़ता, उसमें टाइम लगता, ठीक है। तो हमारे पास में टाइम नहीं, हमको अगर जल्दी किसी प्लांट का फॉर्म करना है तो हम क्या लेंगे, मेरिस्टेम। क्योंकि लैब के अंदर मेरिस्टेम को डिवाइड कराना, डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए आसान होता है, तो आसानी से प्लांट इससे फॉर्म हो जाएगा। इसलिए हमको जब भी रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन कराना होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि तेजी से हमको बहुत सारे प्लांट्स बनाने हैं, किसी प्लांट का क्लोन तैयार करना है, तो हम एपिकल मेरिस्टेम या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम यूज करके मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। आज के टाइम पे, ठीक है, पोटैटो, बनाना, शुगर केन, इन plants के, ठीक है, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन इसके थ्रू किया जाता है। तो जो किसान होते हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर की इंडस्ट्री पे जाते हैं और वहां से पोटैटो, बनाना और शुगर केन के नए प्लांट्स लाते हैं और उन प्लांट को अपने खेत में लगा देते हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री वाले इसी टेक्निक से इनको प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें दो टिक में लगा रहा हूं, और वो है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। कई बार नीट में आ भी चुका है, ठीक है। और वायरस फ्री प्लांट बनाना, सुनना बेटा, हमारे पास में एक प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट पे वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब मुझे इस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट बनाना है। मैं चाहता हूं कि इस प्लांट को मैं बचा लूं, ऐसा प्लांट मेरे पास में और हो जाए, ठीक है, और मुझे वायरस फ्री प्लांट बनाना है। अब सुनो, अगर मैं इस प्लांट का कोई भी पार्ट एज ए एक्सप्लांट लेता हूं अपने टिश्यू कल्चर में, तो उसमें वायरस के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरिस्टेम लेता हूं, एपिकल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहां पे स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम, अगर मैं एपिकल मेरिस्टेम यहां पे लेता हूं, तो लोग हंसते क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। पूरे क्लास में देखो, कोई इधर हंस रहा है, कोई इधर हंस रहा है, कोई इधर, मतलब रीजन क्या है, मुझे बता दो एक बार, क्या रीजन है?
हम कोई कॉमेडी तो करते नहीं है। मैं ही नहीं, कई टीचर बोल रहे थे, किसी ने सर ने शायद खड़ा भी किया था तीन लोगों को। हाँ? तो मतलब क्या रीजन है क्या? आता है बहुत, आता तो है नहीं, वो तो मुझे पता है। कुछ नहीं आता है तुम लोगों को, ठीक है? कुछ आता भी नहीं है और एटीट्यूड भी नहीं है सीखने का। उससे टीचर फ्रस्ट्रेट होता है, कहता है यार उस क्लास में फिर जाने का मन नहीं करता उसका। फिर से नुकसान किसका हो? तुम्हारा होगा। ठीक है, वो कहेगा ठीक है चलो बस, कोर्स हो जाएगा, कोर्स पूरा हो गया। ठीक है, सिस्टम को लग जाए कि हाँ मैंने कोर्स पूरा कर दिया। ठीक है, वो जिस पोटेंशियल से पढ़ाना चाहेगा पढ़ा नहीं पाएगा। तो फिर नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। हम लोग के सेहत पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई टीचर चाहता है कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो, उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं और कोई हंस रहा है, तो हमारे दिमाग में भी तो वो पॉइंट, वो बात चलने लगती है कि ये क्यों हंस रही है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर मैं कुछ गलत बोल दूंगा। कुछ गलती अगर मुझसे होगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा दिमाग दो तरफ चलने लगा, तो नुकसान आपका होगा। एग्जाम में आप गलत टिक करके आओगे, क्वेश्चन आपका गलत होगा। मेरा क्या है, मैं अगले बैच में पढ़ा रहा हूँ अगले साल। इसलिए थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को चेंज करो। और यही नहीं, आगे भी जहां भी जाओगे, ठीक है, इसके बाद कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और कुछ लोग कहीं बीएससी एमएससी करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड तो वही है ना, बीएससी एमएससी वाला ही, वही करना पड़ जाएगा। सब तो मेडिकल कॉलेज जाते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इस एटीट्यूड के साथ। फिर वहां भी दिक्कत होगी। वहां तो फिर कॉलेज में तो फिर प्रैक्टिकल्स का नंबर होता है, फिर टीचर पहचान लेगा, हाँ, फिर वो फेल कर देगा प्रैक्टिकल में ही। उसके दिमाग में अगर अच्छी इमेज नहीं बनी, तो पूरे 3-4 साल जो भी कॉलेज में रहोगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में भी, प्रोफेसर जो भी प्रैक्टिकल्स के नंबर होंगे देगा ही नहीं। क्योंकि उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको वो भी नंबर देते हैं, जो नहीं होते उनको नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि कोई और बात दिमाग में आए ही ना। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई वाली बात अगर दिमाग में आ रही तो कोई हंसी आएगी। क्योंकि मैंने कोई जोक किया नहीं अभी यहाँ पे। मैं वायरस फ्री प्लांट की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या जोक है कि हंस रहे हो? अगर हंसी आ रही है, नहीं कोई और बात आ रही है दिमाग में, और कोई और बात आ रही है, यानी कंसंट्रेशन आपका नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बैठने का मतलब है कि 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठो, ताकि घर पे जाकर रिवाइज करने में टाइम ना लगना पड़े। इतने कंसंट्रेशन के साथ बैठो कि यहाँ रिवाइज करना भी ना पड़े। इतना कॉन्फिडेंस है कि तो ये रिवाइज भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तब तो जाके टाइम बचेगा किसी और टॉपिक के लिए। ठीक है, तो प्लीज इस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करो आप लोग। दांत नहीं दिखना चाहिए किसी का हंसते हुए। देखो, जब टीचर हंसाए तो हंसो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ब्रेक हो हंसो, जितना हंसना है लोट लोट के हंसो बाहर फ्लोर पे, सीढ़ी से हंसते हंसते नीचे गिर जाओ। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन जब पढ़ा रहे हो उस टाइम पे मत हंसो। ठीक है, हर चीज की एक जगह होती है जहां वहां वो अच्छी लगती है। जब कोई, अगर कोई कॉमेडी शो में जाओ, कोई जोक मार रहा है, नहीं हंसोगे तो फिर उसको बुरा लगेगा कि तुम हंस नहीं रहे हो, कॉमेडियन को। ठीक है, लेकिन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है वहां हंसोगे तो टीचर को बुरा लगेगा, क्यों हंस रहे हो? तो हर चीज की एक जगह होती है, जहां उसकी जगह है वहां उसको अप्लाई करना चाहिए। चलो, तो हमने कहा वायरस फ्री प्लांट बनाना है। अब सुनना बेटा, वायरस प्लांट में, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद स्प्रेड कैसे करता है इसकी बात करते हैं। तो मेन उसका तरीका होता है स्प्रेड करने का, वेस्कुलर सिस्टम। पूरे प्लांट में जहां जहां वेस्कुलर सिस्टम पहुंचेगा, वायरस उस वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू तेजी से उस पार्ट में पहुंच जाता है। तो अगर हम किसी भी परमानेंट सेल वाले पार्ट को लें एज ए एक्सप्लांट, उसमें वेस्कुलर सिस्टम होगा, और वेस्कुलर सिस्टम है तो वहां वायरस होगा ही होगा। अब मुझे इस प्लांट से वायरस फ्री प्लांट बनाना है। तो एक ही ऐसा रीजन है इस प्लांट में जहां पे वायरस के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, और वो है मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल है, और यहां पे वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इस वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वायरस यहां पे पहुंच नहीं सकता है। अब वायरस के पहुंचने का तरीका फिर क्या है? फिर कैसे पहुंच सकता है? पहुंच सकता है, लेकिन कैसे पहुंच सकता है? सेल टू सेल। फिर वो सेल टू सेल जाएगा। लेकिन जैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तब तक याद करो ये डिवाइड होकर ऊपर भी तो बढ़ जाएगा। तो ये लगातार डिवाइड भी तो करता है।
उसके बाद भी अगर ये सेल में पहुंच गया, तो अभी मैंने कहा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी डेंस होता है, और ये डेंस साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट वायरस के ग्रोथ को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो जितना अच्छे से वायरस, ठीक है, परमानेंट सेल में ग्रो कर जाता है, जहां पे वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो वहां पे पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल हमको देखने को मिलता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है। वहां पे जितना अच्छे से वायरस ग्रो करता है, उतने अच्छे से ग्रो यहां पे नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई एक पॉइंट है जहां से हमको वायरस फ्री सेल मिल सकती है, वो क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। तो हम क्या करते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को कट कर लेते हैं, कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है, और इस एपिकल मेरिस्टेम को हम यूज करेंगे एज ए एक्सप्लांट। और अब इसको हम सेल सस्पेंशन कल्चर में डाल के या फिर कैलस बना के खूब सारी सेल बना लेंगे, और उन सेल से इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके हम प्लांट्स बना लेंगे। जो प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए क्या करेंगे? मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। बात समझ गए? तो मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है। अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। अभी आपने इकोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, ठीक है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसको मुझे बचाना है, उसके जर्म प्लाज्म को बचाना है, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया, उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट ले लिया प्लांट का, और उसको डिवाइड करा के वैसे ही खूब सारी सेल बना ली, ठीक है, सेल सस्पेंशन कल्चर से। अब क्या करो, दो तरीके हैं। हाफ ऑफ द सेल को आप क्रायो प्रिजर्वेशन में ले जाओ, लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू उसको प्रिजर्व करके रख लो फॉर फ्यूचर, ठीक है। और बाकी जो सेल्स हैं उनको फिर से मल्टीप्लाई करा के उनसे नए प्लांट्स बना लो, ठीक है, और उन प्लांट्स को, ठीक है, फील्ड में ग्रो करो और उनको वहां पे डेवलप कराओ। तो इन प्लांट्स का नंबर जब आप बढ़ाओगे, तो प्लांट के एक्सटिंक्ट होने का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उनका नंबर बढ़ा सकते हो। इसी को हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में यूज कर सकते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। अब याद करो ब्रेसिका नेपस वाला केस, जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था तो हमको कैलस बनाना पड़ा था, और कैलस बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? मेरिस्टेम। क्योंकि मेरिस्टेम जो है उसके पास में डिवीजन की एबिलिटी है, उसको डी डिफरेंशिएट कराने की जरूरत नहीं है। तो हमको जब भी अपने किसी जीन को किसी प्लांट में ट्रांसफर करके, प्लांट सेल में ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, तो हम कोशिश करते हैं मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेने का। तो हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेके, ठीक है, कल्चर करें, और फिर हम उसमें जीन को ट्रांसफर करके, ठीक है, उससे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, तो ये आसानी से बन सकता है, ठीक है, इजी मेथड होगा। तो ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है, सारे एप्लीकेशन है मेरिस्टेम कल्चर के, ठीक है। तो हमने मेरिस्टेम कल्चर की बात कर ली। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये बेसिक प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, और ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको समझते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में एक्सप्लांट प्रोटोप्लास्ट होता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है इसको समझते हैं। प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। प्लांट सेल से अगर हम उसका सेल वॉल हटा दें, तो बाकी जो भी बचेगा विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जो कुछ बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अगर हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडिया में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्लांट बना रहे हैं, तो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो जाएगा। अब इसके दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है साइब्रिडाइजेशन, साइब्रिड बनाना। साइब्रिडाइजेशन हमको नहीं पढ़ना है, हमको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, इसी को पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये है क्या, पहले इसको समझते हैं, ध्यान सुना बेटा। हमारे पास में एक प्लांट है स्पीसीज ए का, ये स्पीसीज ए है, और ये दूसरा एक दूसरी स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज बी है, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। अब सुनना, इसके पास में एक प्रॉपर्टी है और इसके पास में एक प्रॉपर्टी है। हम चाहते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी को एक ही प्लांट में कंबाइन करना, कि दोनों प्रॉपर्टी एक प्लांट में आ जाए। अब याद करो मेंडल वाला केस। मेंडल के टाइम पे हम ये हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के, ठीक है। हमने क्या किया था, एक में बैगिंग टैगिंग इमेस्कुलेशन किया था, ठीक है, इसमें, और फिर इसका पॉलिन हमने इस पे ट्रांसफर किया था, और फिर वहां पे जाइगोट बना था, सीड बना था, सीड को हमने फिर, ठीक है, जर्मिनेट किया था और प्लांट आया था, और ये प्लांट हाइब्रिड प्लांट था। और इस प्लांट में इन दोनों की कैरेक्टर्स आ गए थे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन था बेटा, ये सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है?
जर्मिनल हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे दो डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट हो, जैसे मान लो एक पोटैटो है एक टोमेटो है। ठीक है, तो पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इन दोनों का कैरेक्टर कंबाइंड हो जाए। तो अब इस केस में मैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करूंगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि हम गैमिट ना लेके इन दोनों प्लांट के सोमैटिक सेल ले लें, सोमैटिक सेल, और उन सोमैटिक सेल को फ्यूज कर दें। जब सोमैटिक सेल को फ्यूज करेंगे तो दोनों के जीन एक साथ आ जाएंगे, और फिर उससे पूरा प्लांट बना लें। तो जब सेल को फ्यूज कर रहे हैं तो हाइब्रिड बन रहा है। तो अगर सोमैटिक सेल को फ्यूज करके हाइब्रिड बना लें और फिर उससे पूरा प्लांट डेवलप करें, यही सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी को पैरासेक्सुअल, पैरासेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। ठीक है, इसी को पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये पोटैटो की सेल है और ये टोमेटो की सेल है, तो हमने दोनों का प्रोटोप्लास्ट बना लिया। देखो सेल वाला नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो ये स्पीसीज ए का प्रोटोप्लास्ट है, ये स्पीसीज बी का प्रोटोप्लास्ट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेल को फ्यूज कराएंगे। तो दोनों सेल को जब फ्यूज कराएंगे तो ध्यान सुनना, अब जो सेल बनेगी नहीं उसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ऑफ ए स्पीसीज, न्यूक्लियस ऑफ बी स्पीसीज, दोनों का न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के कंटेंट होंगे दोनों के साइटोप्लाज्म का, सी ए और सी बी, मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ ए और साइटोप्लाज्म ऑफ बी, दोनों के साइटोप्लाज्म होंगे। और ये कंबाइंड होके, ठीक है, एक हाइब्रिड सेल बनाएगा, इसको सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड बनाना ही क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और अब याद करो हमारे पास में दोनों टेक्निक है। इन दोनों टेक्निक से, इस सोमैटिक हाइब्रिड से मैं पूरा प्लांट बना सकता हूं, पूरा प्लांट बन जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस से। ठीक है, या तो सूट रूट बना के या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो बना के इससे पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से जो प्लांट आएगा उस प्लांट में पोटैटो और टोमेटो दोनों के जीन होंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे, और यही सोमैटिक हाइब्रिडेशन है। तो वो प्लांट्स जिनमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज करते हैं, हम सोमैटिक हाइब्रिडेशन का यूज करते हैं। उनमें सोमैटिक हाइब्रिडेशन के थ्रू हम कल्चर कराते हैं। अब ये पूरा होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करेंगे, यानी मेथड की बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, और लास्ट में प्लांट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक और बात सुनना बेटा, ये डिप्लॉयड प्लांट था और ये भी डिप्लॉयड था। दो डिप्लॉयड के सेल को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो टेट्राप्लॉयड हो गया, पॉलीप्लॉयड हुआ। तो ये प्लांट पॉलीप्लॉयड होंगे, लेकिन ये पॉलीप्लॉयड जो है इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज के जीन हैं। ऐसे पॉलीप्लॉयड को एलो पॉलीप्लॉयड कहते हैं। एलो मतलब डिफरेंट। अगर मान लो पोटैटो की एक सेल है, उसमें 2n है, और उसको ही डबल कर दें 4n हो जाए, तो वो एक ही स्पीसीज का जीन मल्टीप्लाई हुआ है, उसको ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो मतलब सेम, सेम ही स्पीसीज का जीन अगर डबल हो रहा है तो ऑटो पॉलीप्लॉइड। और दो डिफरेंट स्पीसीज के जीन मिक्स हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एलो। एलो का मतलब हमेशा याद रखना, डिफरेंट बताया था ना। ठीक है, एलो का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट, दो डिफरेंट स्पीसीज के, ठीक है, जीन मिलने से ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन बनता है। तो ये जो प्लांट्स होंगे वो एलो पॉलीप्लॉइड होंगे। बात समझ गया। ठीक है, अब कैसे होगा एक बार देखते हैं, इतना लिख लो फिर।
हाँ, बनाना है बेटा।
ध्यान दो बेटा। देखो, अब मुझे सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट होता है रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले हम दोनों स्पीसीज के सोमेटिक सेल को लेते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगा, तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट तैयार किया जाएगा। और प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए उसके सेल वॉल को रिमूव करना होता है। तो अब प्लांट सेल के सेल वॉल को रिमूव करने के दो मेथड हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। हमारा फोकस मेन केमिकल मेथड पे होना चाहिए, बट मैकेनिकल मेथड भी बताता हूं, ध्यान सुनना क्या करते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, हम पहले इस प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा कि एंडो ऑस्मोसिस? हाइपर में डाल रहे हैं, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, ये बीकर है, इस बीकर में ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। ये प्लांट सेल हुआ, ये इसका सेल वॉल हो गया, ठीक है। जब आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो इस सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। यानी हाइपरटोनिक मतलब बाहर में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। यानी बाहर में टेंशन ज्यादा है, हाइपर टेंशन। हाइपरटोनिक मतलब हाइपर टेंशन। और जहां टेंशन ज्यादा होता है वाटर उधर की तरफ जाता है, जहां कम टेंशन होता है वहां से, ठीक है। तो अंदर में टेंशन कम है, बाहर में टेंशन ज्यादा है, तो अब वाटर बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के बीच में आना चालू होगी और श्रिंक हो जाएगी, ठीक है सेल। अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल जहां जहां प्लाज्मोडेस्मेटा होगा वहां वहां जुड़ी रहेगी, बाकी जगह से उसने सेल वॉल को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा पे जहां जहां ये सेल जुड़ी हुई है, ठीक है, वहां वहां से इस कनेक्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे ही कनेक्शन कट करेंगे अब सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से अलग हो चुकी है और सेल वॉल को हटा दिया जाएगा। फिर से इसको हाइपरटोनिक, हाइपर से हाइपो में डाल देंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जब हाइपो में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस, और सेल फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो सेल वॉल को हमने मैकेनिकली हटाया, ये एक मेथड है। दूसरा और आसान मेथड है केमिकल मेथड। हम सीधे क्या करें, सेलुलेज डाल दें, ठीक है, और पेक्टिनेज डाल दें। सेलुलेज और पेक्टिनेज क्या करता है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, तो सेल वॉल हट जाएगा, ठीक है। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो हमने क्या करना है, दोनों प्लांट के, दोनों स्पीसीज के सेल को प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट कर लेना है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब करेंगे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराएंगे। तो दोनों स्पीसीज के सेल को हम एक ही टेस्ट ट्यूब या बीकर में रखेंगे और उनमें फ्यूजन इंड्यूस कराएंगे, यानी हम खुद से फ्यूजन कराएंगे उसमें। एक होता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, सेल अपने आप फ्यूज हो जाए बिना किसी इंडक्शन के, वो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होता है। यहां पे हम फ्यूजन खुद करा रहे हैं तो इंड्यूस फ्यूजन है। और इंड्यूस फ्यूजन कराने के लिए हम कुछ एजेंट्स यूज करेंगे जिनको फ्यूजोजेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्यूजोजेन। जैसे NaNO3, इनका यूज करो, ये सेल को फ्यूज करा देंगी, ठीक है। कैल्शियम एट हाई पीएच पे कैल्शियम डाल दो, दोनों सेल को फ्यूज करा दिया जाएगा, ठीक है। पिग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये भी सेल टू सेल फ्यूजन करने का काम करता है, इससे भी हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो इससे भी सेल फ्यूज हो जाती हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे जिससे ये दोनों सेल आपस में फ्यूज जाएंगी। जब सेल फ्यूज होंगी बेटा तो बीच में एक स्टेज आएगा, ध्यान सुनना, जहां पे साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है लेकिन इन दोनों का न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किया है, तो दो न्यूक्लियस हमको दिखाई देगा और इसको कहते हैं डाई कैरियन स्टेज। क्या कहते हैं, डाई कैरियन, दो कैरियन, दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। और फिर दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं और बन जाता है सोमेटिक हाइब्रिड। तो ये बन गया सोमेटिक हाइब्रिड, हमने सोमेटिक हाइब्रिड बना लिया। अब क्या करना है, इस सोमेटिक हाइब्रिड से पूरा प्लांट रीजनरेट करना है। अब प्लांट रीजनरेट करने के लिए हम इसको कल्चर मीडिया पर रखेंगे। जब कल्चर मीडिया पर रखते हैं तो सबसे पहले ये सेल फिर से अपने सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल है और इसका फीचर है सेल वॉल होना चाहिए। तो पहले सेल वॉल बनेगा और जब सेल वॉल बन जाएगा उसके बाद रीजनरेशन होगा, ठीक है। यानी अब हम पहले सूट बना लेंगे, फिर रूट बना लेंगे और पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा और ये बन गया सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। बात समझ गए, इस तरीके से हम सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये कहां करते हैं इसको समझते हैं। तो हमने कहा वी कैन प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट फ्रॉम टू डिफरेंट लाइन,
से दो डिफरेंट लाइन के प्लांट को हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड बना सकते हैं, और स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के, ठीक है, विच आर नॉट एबल टू कंबाइन बाय नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वो प्लांट जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं, हाइब्रिड नहीं बन पा रहे हैं, उन प्लांट्स को कंबाइन करने के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने किया है अभी तक, पोमैटो बनाया है, हमने पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों की सेल को फ्यूज करा के सोमैटिक हाइब्रिड बनाया, उससे एक प्लांट बनाया जिसको हमने नाम रखा पोमैटो। लैब के अंदर इस प्लांट में नीचे रूट में पोटैटो आया और ऊपर सूट में टोमेटो आया। तो एक ही प्लांट में दोनों चीजें हमने प्रोड्यूस किया लैब के अंदर, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी भी इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। यानी अभी भी हमने इस प्लांट को इतना सक्सेसफुली नहीं प्रोड्यूस किया है कि हम किसान को दें और एक ही प्लांट दोनों आ जाए। लैब के अंदर तो सक्सेस मिला है, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे ही बनाया गया ब्रोमेटो, ठीक है, ब्रिंजल और टोमेटो का यूज करके। तो पोटैटो और टोमेटो, ब्रिंजल और टोमेटो, ठीक है, तो पोटैटो सॉरी पोमैटो ब्रोमेटो, और इसको बेचा जाएगा जोमेटो पे, ठीक है। अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो जाएगा तब, अभी हुआ नहीं है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है कंप्लीट, ठीक है। लिख लो जल्दी से। हम्म, हाइपर में पहले डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी, सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी, सेल वॉल को हटा देंगे। फिर उसके बाद हाइपो में डालेंगे, फिर सेल नॉर्मल आ जाएगी। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। एनसीईआरटी लेके आए हैं सभी लोग, मॉड्यूल भी, बहुत अच्छा। तो फिर मॉड्यूल लेके आया हो तो आ गया मैं। एसपीएस का मतलब स्पीसीज लिखा है बेटा, ये स्पीसीज ए स्पीसीज बी। चलो लिख लो तो, मॉड्यूल में आ जाना। हाँ हाँ लिख लो, फिर कह रहा हूँ, चलो लिख लें वो। और मॉड्यूल में हमको आना है कहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पॉइंट, एथिकल इश्यूज। जो लाइन टिक कराऊंगा इसमें, उसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा एग्जाम में, और आएगा, ये भी कह रहा हूँ। 34 पेज नंबर जब पूछते हो तो मुझे गुस्सा आता है। मतलब कम से कम मॉड्यूल और एनसीईआरटी तो पलटे हो गए ना, वो चैप्टर तो जानते हो कहाँ है। क्योंकि मैंने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट पेज पे आना है। इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब कोई
अब तो एनसीईआरटी इतनी बार खुलनी चाहिए कि जब आपसे कहा जाए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो ऐसे खोलो तो सीधे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आए। इतनी बार एनसीईआरटी रिवाइज होनी चाहिए कि ऐसे खोलो सीधे मॉलिक्यूलर पहुंचो। आपको पता हो कि ये इतना मोटा है, यहां इधर के साइड में मॉलिक्यूलर होता है, ऐसे यानी 3-4 पेज बस इधर उधर हो। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये। ठीक है, हो गया। माइक्रोब्स पढ़ा था तुम लोगों ने? मेन यही है, ये जो लास्ट पेज है इसको याद करना है। पेज नंबर बताऊं? 97। और एक बार एनसीईआरटी भी माइक्रोब्स का पूरा आपको बैठ के पढ़ना है, मतलब उसको लैंग्वेज भी आना चाहिए, बोर्ड में आएगा तो आपको लैंग्वेज लिखना है। ये तो मैंने कहा नीट के लिए, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहां से सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बोर्ड के लिए आपको लैंग्वेज लिखना होगा, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। नहीं, ये माइक्रोब्स नहीं खत्म होगा पूरा, कल हो जाएगा, कल खत्म पूरा। कल तो है ना क्लास मेरी। तो जल्दी से लिख लो ताकि कल खत्म हो जाए। माइक्रोब्स में दो चीज हम लिखेंगे, ठीक है, दो टॉपिक, बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इनके बारे में note करेंगे। बाकी मॉड्यूल में टिक कराऊंगा, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, जाके वो आपका होमवर्क रहेगा। उसमें अगर कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कोई लाइन, ठीक है, तो वो आपको आके पूछना भी है, ठीक है, कि सर ये पढ़ा हमने, ये समझ में नहीं आया। चलो, चलो मैं मिटाऊंगा नहीं, रहने दिया, ठीक है, इस पे आप एक बार इस पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कस फिर टाइम लगेगा इसमें भी। पेज नंबर 34, एथिकल इश्यूज, ठीक है, आ गया इस पे। एनसीईआरटी में प्लांट टिश्यू कल्चर कहाँ है? अगर आपके पास में नई एनसीईआरटी है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जहां स्टार्ट हो रहा है वहीं पे शुरू में ही प्लांट टिश्यू कल्चर दिया गया है, अलग से हेडिंग नहीं किया गया है, पैराग्राफ में ही दे रखा है। और आपके पास में पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लांट ब्रीडिंग करके एक चैप्टर होगा उसमें, ठीक है, उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर दिया गया होगा लास्ट में। ठीक है, चलो बेटा, एथिकल इशू क्या है समझना। कह रहा है पहला पॉइंट कि द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism। समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है कि ह्यूमन जो है वो रोज नए नए ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे हमने ट्रांसजेनिक कोई बैक्टीरिया बनाया, फिर हमने कहा नहीं नहीं अभी इससे काम नहीं चलेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, फिर हमने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। हम रोज किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो कहा गया कि इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, इसकी एक हद निर्धारित होनी चाहिए कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी एनिमल को किस हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमको फ्री हैंड मिल जाए कि हम कुछ भी करें, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला लाइन ये कह रहा है कि इसकी एक हद निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है, हम कहां तक जा सकते हैं इसकी एक बाउंड्री डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनका भी एक मोरल वैल्यू है, ठीक है, उनके अंदर भी एक इमोशन है, उनको अगर हम हार्म कर रहे हैं तो हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके मोरलिटी का भी ध्यान हमको रखना चाहिए, ठीक है। तो मोरल वैल्यू पे भी हमको सोचना चाहिए कि हम किसी प्लांट को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं, किसी एनिमल को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं, उसमें कितना मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, पहले का मतलब यही है, ठीक है, दूसरे का मतलब कह रहा है गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशू। उसने कहा चलो एक हम जो दया वाली बात है, ठीक है, उसकी बात को अलग भी रख दें, मोरालिटी वाली बात को अलग रख दें।
तो इसके अलावा भी इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, केवल मोरालिटी की बात नहीं है। अगर हम लगातार रोज नए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाएंगे तो इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। और वो क्या है, कह रहा है कि द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक modification of organism can have unpredictable result when such organisms are introduced into ecosystem। कह रहा है कि हम लैब में किसी प्लांट को मॉडिफाई करके जीएम प्लांट बना रहे हैं, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम जीएम एनिमल बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना रहे हैं, तो हम लैब में बना रहे हैं बेटा, हमने उसको लैब में टेस्ट किया। लेकिन जिस दिन हम उसको इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में भेजेंगे फॉर पब्लिक सर्विस, तो वो इकोसिस्टम में आके कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिजल्ट देगा, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली हम नहीं बनाया है, वो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। और नेचुरल कंडीशन में आके उसका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन की बात करते हैं, याद करो मैंने कहा था बीटी कॉटन का एक पॉइंट मैं यहां डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सुनना बेटा, बीटी कॉटन की बात की जाए तो हमने क्या किया, बीटी कॉटन बनाया। अब एक किसान बीटी कॉटन लगा रहा है यहां पे, उसने बीटी कॉटन लगाया, और एक दूसरे किसान ने यहां पे एक पुरानी वाइल्ड वैरायटी लगाई, यहां पे वाइल्ड वैरायटी लगाई। अब सुनना बेटा, अगल बगल इसने बीटी कॉटन लगाया, इसने वाइल्ड वैरायटी लगाई। अब बॉलवर्म जो है वो यहां पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यहां पे उसको अपना फूड, तो सारे बॉलवर्म कहां आएंगे, यहां आएंगे, तो यहां पे नुकसान ज्यादा होगा नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तो जो नॉर्मल वाइल्ड वैरायटी लगाएंगे उनमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा सुनना बेटा, अब जब ऐसा होगा तो ये किसान भी वाइल्ड वैरायटी लगाना छोड़ देगा, और ये भी बीटी वैरायटी लगाना चालू करेगा, और ऐसे धीरे धीरे अर्थ से वाइल्ड वैरायटी एक्सटिंक्ट कर जाएगी। जब कोई लगाएगा ही नहीं तो एक्सटिंक्ट कर जाएगी। ठीक है, और किसी भी एक वैरायटी का एक्सटिंक्ट होना बहुत ही, ठीक है, बड़ा इंपैक्ट हमारे इकोसिस्टम के सस्टेनेबिलिटी पे डालता है। दूसरा सुनना बेटा, अगर अगली बात करते हैं, सबने अगर बीटी प्लांट लगाना चालू कर दिया तो बॉलवर्म को फूड नहीं मिलेगा, और बॉलवर्म एक्सटिंक्ट कर जाएगा। और फूड वेब, फूड चेन आपने पढ़ा इकोलॉजी में, एक भी उस फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म को भी आप हटाते हो तो पूरा फूड वेव और फूड चेन हमारा डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनना बेटा, अब मान लो यहां पे बीटी है और यहां पे वाइल्ड टाइप है। अब बीटी और वाइल्ड टाइप कॉटन में डिफरेंस बस एक चीज का है कि इसमें हमने एक जीन डाल दिया है एक्स्ट्रा, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन, अदरवाइज सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका पॉलन ग्रेन आए और इसके स्टिग्मा पे आए और वो क्राई जीन इसमें भी आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं जीन पॉल्यूशन, जीन पॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि बीटी कॉटन को भी इंडिया में बैन किया जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है, इनका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इन्वायरमेंट में आके कितना बड़ा इंपैक्ट देंगे। ठीक है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी इसका एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसलिए भी ये जरूरी है कि हम एक हद निर्धारित करें कि हम कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो किस लेवल तक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम फ्री हैंड दे दें कि आप कुछ भी मॉडिफाई करो, कुछ भी बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना, अंडरलाइन करना। Therefore, the Indian government has set up an organization, underline करो, GEAC। GEAC कई बार केवल फुल फॉर्म ही पूछा गया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, which will make decision regarding validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public service। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग से जितने भी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ यही वॉच करता है, यही अप्रूव करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करोगे और कौन सा एक्सपेरिमेंट। अब मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, और वो ट्रांसजेनिक प्लांट अब मैं किसानों को देना चाहता हूं, तो मैं किसानों को दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, इसका अप्रूवल भी यही देगा। ठीक है, तो पहले मुझे उस पूरे, ठीक है, अपने ट्रांसजेनिक प्लांट के, ठीक है, रेफरेंस को हमको दिखाना होगा, डाटा को दिखाना होगा कि हमने क्या क्या किया है, ये प्लांट क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा।
अगर इनको सही लगा तब ये अप्रूवल देंगे कि किसान इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये अप्रूवल नहीं देंगे। तो वही बात कही गई कि विच विल मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेता है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, कि जो जीएम रिसर्च हम कर रहे हैं वैलिड है या नहीं है, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म, और जो हम जीएम ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है, पब्लिक के यूज के लिए हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो सेफ है या नहीं है, ये डिसाइड करता है। तो सीधे ये लाइन आती है, ठीक है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लिख लेना है इस पे, ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ से, एथिकल इशू से, यहीं से क्वेश्चन बनेगा मेनली, ठीक है। अब सुनना बेटा, द कह रहा है द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस हैज आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम विथ पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब कह रहा है कि जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक, ऑर्गेनिज्म को, उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और वो है पेटेंट से रिलेटेड। तो पहले समझते हैं कि बायो पेटेंट है क्या, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसी से, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें बायो पेटेंट करके हेडिंग नहीं दिया गया, कॉन्टिन्यूएशन में पूरा दिया गया। अब ये बायो पेटेंट की बात पहले समझते हैं, पेटेंट क्या है। पेटेंट वो अधिकार है, वो ग्रांट है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है फॉर हमारे किसी रिसर्च के लिए, हमारे किसी खोज के लिए। हमने कोई नया ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया तो उसका पेटेंट मैं ले सकता हूं। मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट दिया, उसका पेटेंट मैं ले सकता हूं। मैंने कोई नया डिजाइन बनाया बायोरिएक्टर का, ऐसे कोई नया डिजाइन बनाया, उसका पेटेंट मैं ले सकता हूं, ठीक है। मैंने कोई आइडिया दिया, उसका पेटेंट मैं ले सकता हूं। और पेटेंट का मतलब है कि वो अधिकार अब मुझे मिल गया है कि मेरे बिना परमिशन के मेरे उस नए खोज को, इनोवेशन को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई यूज करता है तो वो बायो पायरेसी हो जाएगी और उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। अब मैं जिसको चाहूंगा वही यूज करेगा, और मैं उससे उसके बदले में कंपनसेटरी पेमेंट भी ले सकता हूं, पैसा भी ले सकता हूं कि भैया ये मेरी थियरी है, इसको अगर आप यूज करते हो तो आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बायो पेटेंट कहलाता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बायो पेटेंट जो हम दे रहे हैं लोगों को, इससे भी एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, अब ये पूरा पैराग्राफ जब समझोगे तब जाके लाइन समझ में आएगी, ठीक है। तो समझना बेटा, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, कह रहा है कि there is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technologies that make use of genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmer and indigenous people of a specific region or country। क्या हो रहा है कि पब्लिक में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, जैसे मान लो एक प्लांट है और एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग बहुत पहले से इस प्लांट को, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये वहां की इंडिजिनस वैरायटी है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्लांट के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें कोई जीन डाल दिया और एक ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, ठीक है, और इसका पेटेंट उसने अपने नाम से ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों का काम तो सेम ही है लगभग, ठीक है। अब इसका पेटेंट उसको चला गया। अब ये जो कंट्री है, ये कंट्री के लोग इस प्लांट को कॉमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे कंट्री को बेच नहीं सकते हैं बिना इसके परमिशन के, और इसको लेके लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि आप ऐसे पेटेंट दे रहे हो, ठीक है, उन, ठीक है, प्लांट्स, उन एनिमल्स के लिए पेटेंट दे रहे हो जो कि हम पहले से यूज करते थे, इसलिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और इसी की एक केस स्टडी नीचे दी गई है, पूरा डिस्कस किया गया है। अब एक केस स्टडी, मैं एक बार आपको बस ऐसे समझा रहा हूं, पूरी कहानी आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा केस स्टडी क्या है, सुनना बेटा। यहां पे कहा जा रहा है कि राइस जो है ये एक इंपॉर्टेंट फूड है, ठीक है, फूड ग्रेन है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, बहुत पहले से पूरे एशिया में ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। अकेले अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया में, तो कह रहा है कि 2 लाख राइस की वैरायटी इंडिया में ग्रो की जाती है, ठीक है। यानी अगर हम डाइवर्सिटी के बेसिस पे देखें तो इंडिया जितनी डाइवर्सिटी राइस की पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ठीक है। और इसमें से भी, इस राइस में से भी एक स्पेशल राइस है बासमती राइस, जिसका एक अलग एरोमा है, ठीक है, अलग टेस्ट है। और केवल बासमती की 27 वैरायटी इंडिया में ग्रो की जाती हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका, ठीक है, लिखित हमारे पास में सबूत है कि हाँ ये वैरायटी हम ग्रो करते हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि जो बासमती है, इसकी, इसके बारे में हमारे एंशियंट टेक्स्ट,
जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो ग्रंथ हैं, उसमें भी डिस्कशन है। ठीक है, हमारी कविताओं में इसका डिस्कशन आता है। ठीक है, हमारे लोकगीत में इसका डिस्कशन आता है। दादी नानी कहानियां सुनाती है कि एक राजा थे, लड़ने गए, ठीक है, युद्ध हार गए, आए घर बहुत उदास थे, फिर रानी ने बासमती राइस का खीर बनाया, राजा ने बासमती राइस का खीर खाया, राजा प्रसन्न हो गए, फिर से लड़ाई करने गए और जीत के आए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास में, जिसमें यह बताया गया कि बासमती हम कितना पहले से ग्रो कर रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ बस ये समझाया गया है कि बासमती हमारा है, हम बहुत पहले से ग्रो कर रहे हैं। तो होता है ना कि फिल्म में कहानी पहले सेटअप की जाती है, तो इस पूरे पैराग्राफ में ये सेट किया गया। अब असली केस यहां से आता है, अब सुनना बेटा। इन 1997, दिख रहा है, इन 1997, ठीक है, अंडरलाइन करना, एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू, ये अंडरलाइन करना, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ठीक है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। अब अमेरिका वालों की चाल देखना, इन्होंने क्या किया, हमारी बासमती राइस को लिया, इस प्लांट को, और उनके वहां एक सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी आती है, ठीक है, सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी, उसको लिया, दोनों को क्रॉस किया, और क्रॉस करके एक नया प्लांट वैरायटी तैयार किया, और कहा हमने कुछ नया इनोवेशन किया है, हमने एक नई वैरायटी डेवलप की। अब इसमें क्या हुआ, बासमती के सारे कैरेक्टर आ गए, और इसका कर लिया उन्होंने पेटेंट। ठीक है, पेटेंट फाइल किया और उनको पेटेंट मिल गया, और तब तक हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा धोखा हो रहा है। एक पेटेंट मिल गया, अब इंडिया बासमती का कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, ठीक है, बिना इनके परमिशन के। ठीक है, तो ये हुआ हमारे साथ धोखा, ये पेटेंट की वजह से हुआ, और यही पेटेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम में अपनी वो सारी दादी नानी वाली कहानियों की किताबें इकट्ठा की, ठीक है, सारा अपना सबूत इकट्ठा किया, और हम फिर से हमने केस किया इनके ऊपर कि भाई ये हमारे वहां की इंडिजिनस वैरायटी है, ठीक है, ये हम इतने दिन से ग्रो कर रहे हैं, इसका पेटेंट तुमको कैसे मिल सकता है, हमको कैसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन से रोका जा सकता है। और काफी लंबे टाइम तक केस चला, तब जाके हम केस जीते और ये पेटेंट कैंसिल हुआ। यही नहीं, अमेरिका ने, आप देखोगे अमेरिका ने इसके अलावा, ठीक है, टर्मरिक, नीम, ठीक है, ऐसे जो मेडिसिनल हर्ब्स हमारे हैं, इनके लिए भी पेटेंट फाइल कर दिया कि ये भी हमारी हैं। ठीक है, सबके लिए किया था। ठीक है, उस टाइम तक हम सो रहे थे, ठीक है, हमको कोई मतलब ही नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है, तब जाके फिर हम जगे, और फिर हमने उनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया, और तब जाके वो पेटेंट भी, उस टाइम पे पेटेंट को मिला नहीं था। ठीक है, तो जब हम पेटेंट कोई फाइल करते हैं, तो एक वहां पे एक वेटिंग पीरियड मिलता है, जिसमें अगर किसी को उस पर क्लेम करना है कि नहीं ये गलत है, तो क्लेम कर सकता है। तो हमने पहले ही क्लेम कर दिया और ये पेटेंट को नहीं मिला। इसका मतलब कि हर एक कंट्री के मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वहां के जो नेटिव वैरायटीज हैं, अगर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो वो उसका पेटेंट करा ले, ताकि कोई दूसरा उसका पेटेंट करा के, ठीक है, आपको यूज करने से रोके, उसके पहले ही आप अपने सभी बायो रिसोर्स का पेटेंट करा लो। बात समझ गए? ठीक है, तो ये था बायो पेटेंट। अब समझ में आया ऊपर वाली लाइन की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? तो अगर हम मान लो किसी एक ही चीज के लिए दो लोगों को पेटेंट दे दें, ठीक है, एक ने हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको भी पेटेंट मिल गया, और एक को पहले से पेटेंट मिल रखा था, तो भी तो लड़ाई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में है नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बायो पेटेंट की वजह से। तो ये बायो पेटेंट की बात थी। अब आते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? कह रहा है biopiracy is the term used to refer the use of bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and people concerned without compensatory payment. अब सुनना बेटा एक कहानी को। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, उनके पास में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी कम है। और जो अनडेवलप्ड कंट्री है, पुअर कंट्री है बहुत सारी, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है, उनके पास में पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास में बायो रिसोर्स ज्यादा है। तो अब ये मान लो अफ्रीका के कोई एक देश है, ठीक है, जिसके पास में बायो रिसोर्स है। अब डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, आती हैं और आके यहां पे इंडस्ट्री लगाती हैं, ठीक है, और अपना इंडस्ट्री लगा के इनके बायो रिसोर्स, जो भी इनका बायो रिसोर्स है, ठीक है, ये पहाड़, ठीक है, जंगल, ये सब बायो रिसोर्स में आता है। इन बायो रिसोर्स का ये यूज करना चालू करती हैं बिना इनके परमिशन के, और बिना इनको कंपनसेटरी पेमेंट दिए हुए। ठीक है, यानी इनका बायो रिसोर्स अपने फैक्ट्री में यूज किया, प्रोडक्ट बनाया, पैसा कमाया, इस देश को कुछ नहीं मिला, इन लोगों को कुछ नहीं मिला, ना इनसे पूछा गया, ना इनको पेमेंट दिया गया, और यही बायो पायरेसी है।
इसी को क्या कहते हैं? तो किसी भी कंट्री के बायो रिसोर्स को बिना ऑथराइजेशन, बिना कॉम्पनसेटरी पेमेंट दिए हुए अगर कोई यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो पायरेसी। यही बायो पायरेसी कहलाता है। अब कहा गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, यही यही बात कही जा रही है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली रिच है, बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी उनके पास में कम है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज भी कम है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। जो अंडर डेवलप्ड या पुअर लोग हैं उनके पास में, ठीक है, बायो रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। अब सुनना, traditional knowledge related to bioresource can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort, expenditures during the commercialization। अब सुनना, हमारे पास में इस बायो रिसोर्स को यूज करने का एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो अगर मैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके इस बायो रिसोर्स को यूज करता हूं, तो मैं आसानी से, ठीक है, यूज करता हूं। अब आपने, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, अमेरिका वाले वो कैमरा वैमरा लेके आते हैं, ठीक है, और वो चले जाते हैं किसी अफ्रीका के, ठीक है, कबीलों में, जो आदिवासी लोग वहां पर रह रहे हैं, और उनसे जाके पूछेंगे कि हाँ कुछ भैया कुछ नया बना के दिखाओ। और वो भोले भाले लोग, वो बताते हैं कि चलो भैया ये काट के लाया, इससे ये बनाया, वो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पहले ये डालेंगे फिर ये डालेंगे, ये टेस्ट करो, हाँ बहुत अच्छा है। अब वो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज था जो अपने बायो रिसोर्स का यूज कर रहे थे उससे। अब उन्होंने वो पूरा रिकॉर्ड किया, अब वो लेके आए, और उस तरीके से उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया मार्केट में। अब सोचो, उस नए प्रोडक्ट को खुद से बनाना होता तो कितना रिसर्च लगता, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स लगता, उस पर पैसा लगता, रिसर्च करते टाइम लगता, तब जाके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता। हमने जब ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज किया तो वो प्रोडक्ट काफी कम पैसे में बिना रिसर्च के ही बन गया। तो यही कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है, ठीक है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज का बिना कंपनसेटरी पेमेंट दिए हुए, बिना उनसे परमिशन लिए हुए उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के, ठीक है, और मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं, जिससे इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और ये भी बायोपायरेसी है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कह रहा है there has been growing realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। अब हम, ठीक है, हमको ये हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो पैसे का की शेयरिंग है वो इनएडिक्वेट है। जितना इनको मिलना चाहिए इसके लिए इतना इनको मिल नहीं रहा है, ये ज्यादा रखते हैं अपने पास, इनको बस थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, नहीं भी देते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता चल रहा है कि ये इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कहा गया, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसलिए अब कुछ कंट्रीज ने अपने वहां एक लॉ बनाया है, ठीक है, कि हमारे वहां पे आप हमारे बायो रिसोर्स का बिना हमारे परमिशन के यूज नहीं कर सकते, और ये लॉ होना चाहिए। जैसे मान लो इस कंट्री में ये कंपनी है, इन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया, इसने इनका बायो रिसोर्स यूज किया, अब इनको पता चला कि यूज हो रहा है, ठीक है, हमारे बिना पूछे। अब ये जाके अगर इंटरनेशनल फोरम में केस करेंगे तो ये लोग कहेंगे भाई आपने कोई लॉ बनाया ही नहीं है, तो हमने लॉ को वायलेट किया ही नहीं है, ठीक है, तो इन पे कोई केस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही इन्होंने एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया, अब अगर ये आके इस लॉ को वायलेट करते हैं तो ये इन पे केस कर सकते हैं, और इनको फिर कंपनसेटरी पेमेंट देना पड़ेगा। अब मेन लाइन यहां पे इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, लास्ट लाइन, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड, अंडरलाइन करना, सेकेंड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, ठीक है। रिसेंटली एक इंडियन पेटेंट बिल हमने भी बनाया था, ठीक है, उसमें हमने सेकेंड अमेंडमेंट किया है, यानी कुछ सुधार किया, कुछ और पॉइंट्स में ऐड किए हैं, ठीक है, दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन, जो ऐसे मामलों को कंसिडरेशन में लेता है। हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म। इसके अगेंस्ट ही वो सारे पेटेंट टर्म भी होते हैं कि किसको पेटेंट देना है, किसको पेटेंट नहीं देना है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और हमारे वहां जितना भी रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उन सब कुछ को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, वो सारे लॉ इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू अपने कंट्री में कोई बायो पायरेसी अगर हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बायोटेक्नोलॉजी
का ये पार्ट भी कंप्लीट किया। और एक चीज और देखना है बेटा, गोल्डन पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है। इसमें एक है बायो रेमेडिएशन, टिक करना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। बायो रेमेडिएशन, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायोलॉजिकल तरीके से नेचर से पॉल्यूशन को हटाना, किसी पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करना किसी बायोलॉजिकल एंटिटी के थ्रू, बायो रेमेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको बस डिस्कस करना आराम से, ठीक है, ऐसा कुछ सच है नहीं, ठीक है। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब बस बचता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो कल आएंगे।